देखो क्या है कि हम सब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की आज लास्ट टॉपिक और इसमें बताया गया, अभी तक आपको हड़प्पा के बारे में बताया गया, मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया गया, कालीबंगा के बारे में बताया गया और धौलावीरा, चबूदड़ो, लोथल, हुलास और नवसारो, आलमगीरपुर, कुंटास, ये सब पूरे जितने हैं। और कहाँ उत्तर पे है, कौन से मांडा सबसे उत्तरतम है और पश्चिम में और पूरब में कौन है, आलमगीरपुर है और दक्षिण में दैमाबाद है। आपको पूरी तरह से कितनी कितनी कौन दूरी है, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो है 1600 किलोमीटर है और 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी, एक फैली हुई। तो आपको पूरी तरह से कोई पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण थी कि नगरी थी, तो क्या बताओगे? नगरी थी। इसकी ये कृषि प्रधान थी। नगरी होते हुए भी क्या थी ये सभ्यता? कृषि प्रधान थी। और इसके कंट्रोल में कौन रखा था? वणिक व्यापारी वर्ग। वणिक कौन होते हैं? व्यापारी वर्ग कंट्रोल में रखे थे इस सभ्यता को। उद्भव भी पढ़ा दिया, कौन कौन उद्भव के अपना अपना विचार दिए, कब कब उद्भव हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता आई और उसका किन किन नामों से सैंडो सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता किन किन नामों से जाना जाता है। सिंधु नदी किनारे होते हुए उसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ये सब पूरी आपको नदियों के बारे में भी कहाँ कौन है वो बता दिया। कहाँ कौन सी विशेषता है, हड़प्पा में कौन सी विशेषता है, मोहनजोदाड़ो में कौन सी विशेषता है, कालीबंगा में जूते हुए हल मिले, हल का साक्ष्य मिला और सुदकोटरा में घोड़े की हड्डी मिली। और इस प्रकार से आपको उसका अर्थ भी बताया गया कि किसका कौन से, कालीबंगा का, धौलावीरा का अर्थ क्या होता है और सब अर्थ बता के आपको। अब आपको उसी चीज को राजनीति में, धर्म में, समाज में ये सभ्यता किस प्रकार की थी, वही जो हमने तथ्य बताया उसी का व्याख्या करना कि धर्म कैसी थी। तो हम पहले राजनीति हो, बिना 20 लाख वर्ग किलोमीटर ये सभ्यता फैली थी। 20 लाख वर्ग किलोमीटर ये सभ्यता फैली थी। हड़प्पा वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी। लगभग ये सभ्यता हड़प्पा 600 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक? लिखते जाओ, 600 वर्ष तक चली। और ये सभ्यता नगरीकृत थी, नगरीकृत थी सभ्यता। मुख्य आधार कृषि था। कृषि था। वणिक माने व्यापारी वर्ग इसको कंट्रोल करते थे, या व्यापारी वर्ग कंट्रोल करते थे। और ये सभ्यता इस सभ्यता में हर चीज चाहे धर्म से जुड़ी हो, ये मात्र सत्ता तो मात्र प्रधान सभ्यता थी, सभ्यता थी। इस सभ्यता में सबसे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य मिली कपास की। प्राचीनतम साक्ष्य मिली कपास। किसकी मिली? कपास। इसको सिंडर कहा जाता था। कपास क्या कहा जाता है? इस सभ्यता में, ये सभ्यता
नगरीकृत थी, आपको पहले बता दिया गया है। और ये सभ्यता में पशुपति शिवनाथ, पशुपति शिव का प्रमाण मिला। मोहनजोदाड़ो में पुरोहित का आवास मिला। मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा में 15 श्रमिक आवास मिला। इसी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो पूजी जाने वाली पशु थी, कुबड़ वाला बैल था। ये पूछा सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला जो पशु था, वो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला पशु कुबड़ वाला बैल, सबसे ज्यादा है ना, शांत हो जाओ। पूजे जाने वाला पशु कौन है? कुबड़ वाला बैल। ये सब प्रश्न आया है। और वे तांबे और कांसे के प्रयोग से परिचित थे। हल, कालीबंगा से हल मिला। हल रेखा मिला जो लकड़ी की बनी होती है। और लोथल से गोदीवाड़ा मिला। एक ब्रीफ कर रहे हैं आपको। और रंगपुर से चावल की भूसी मिली, धान की भूसी मिली। रंगपुर से धान की भूसी, मतलब चावल उपजाया जाता था। और ताली धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला। धौलावीरा से स्टेडियम, प्लेग्राउंड का साक्ष्य मिला। यहीं से आपको साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला। नागपट्टिका जिसे कहते हैं। और तीनों प्रकार की समाधान भी मिला। तीनों प्रकार की, चाहे पूर्ण समाधि वाला हो, चाहे आंशिक हो, चाहे निम्न हो, लेकिन तीनों प्रकार की ये मिला। तो हमारे कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से, ये मृण मूर्तियां मिलती है यहाँ पे, मिट्टी की बनी हुई। और मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी वो चिकोटी विधि से बनती। ये भी पूछा, चिकोटी विधि, जो चाक से कुम्हार बनाता था, सजाया जाता है मूर्तियां। ये भी टीला मिला हड़प्पा से। और पशुपतिनाथ शिव की प्रमाण मिली। मार्शल इसको शिव का नाम दिए, जो मोहनजोदाड़ो से मिला, जिसके दाहिनी ओर हाथी और बाघ बैठा था और बाईं ओर गैंडा और भैंसा बैठा था। हेलो, हाँ, बंद नहीं की ना? बंद की हो तो जोड़ना पड़ेगा। नहीं
इस प्रकार से हमें साक्ष्य की प्रमाण मिलती है। अब हम धार्मिक एक एक लेंगे। इतनी बड़ी सभ्यता बिना किसी केंद्रीय कंट्रोल की काम नहीं कर पाएगी, और इतनी बड़ी सभ्यता तो कोई न कोई केंद्रीय कंट्रोल था। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सभ्यता कोई न कोई कंट्रोल में था। ठीक है, लिखो धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की ओर धार्मिक जीवन। हड़प्पा लिखो इसे, हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था कि नहीं? सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी मिली? मूर्ति किसकी मिली? नारियों की। तो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। इसका मतलब है कि मातृ प्रधान समाज थी। समाज कैसी थी? मातृ प्रधान थी। हड़प्पा के एक मोहर से कैसे लिखा जाता? हड़प्पा के एक मोहर से सिर के बल पर खड़ी एक स्त्री, मोहर में ऐसे सिर के बल खड़ी एक स्त्री, सिर के बल खड़ी एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई दिया है। इससे ये मतलब होता है कि ये भी हो सकता है कि स्त्रियां संतान उत्पत्ति करने में सक्षम हो, उत्पादन के लिए सक्षम हो। प्रमाण मिलता है। एक पौधा, या ये कह सकते हो कि देवी का एक प्रतीक भी हो सकता है। ठीक है, अनुमान क्यों लगाया जा सकता है? यहीं से एक अन्य मोहर से, यहीं से एक अन्य मोहर से एक पौधा, एक अन्य मोहर से पीपल की दो शाखाएं, पीपल के दो शाखाओं के बीच, दो शाखाओं के बीच स्त्री के आकृति बनी हुई है। स्त्री के आकृति
बनी पाई गई, बनी है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ मिला, किसका मिला, मूर्तियां किसका मिल रही, महिला, किसकी मिल रही, महिला। यहाँ पे मतलब देवी देवताओं से ज्यादा किसको पूजा जाता था, देवियों को, किसको पूजा जाता था, ये मात्र सत्तात्मक को, स्त्रियों को बहुत ज्यादा महत्व, बार बार स्त्री का ही जिक्र आ रहा है। तो पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके पास थी, समाज की, स्त्री में कोई पर्दा प्रथा नहीं मिला, वो कुशल होकर अपना काम करती थी। इससे पुष्टि होती है कि इससे पुष्टि होती है कि इससे पुष्टि होती है कि हड़प्पावासी मातृ देवी की उपासना हड़प्पावासी मातृ देवी की उपासना जननी उर्वरता वनस्पति के देवी के रूप में करते थे। जननी उर्वरता वनस्पति के रूप में करते थे। वनस्पति माने पेड़ पौधे। ठीक है, मतलब स्त्रियां संतान उत्पत्ति के काबिल थी। स्त्रियां उर्वरता मतलब संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम थी। जननी वही, और वनस्पति की देवी जो यहाँ पे देखो पीपल के वृक्ष पे दिखाई दिया है, इनकी पूजा होती थी, पेड़ पौधे के रूप में भी। ये सब प्रमाण हमें मिलता है। अच्छा 5 मिनट के लिए तुम बंद। हमको था वो मातृ प्रधान थी, मातृ देवी की उपासना होती थी, इसलिए मातृ देवी की उपासना होती थी, इसलिए ये मातृ प्रधान थी। और मातृ देवी की उपासना होने के कारण हड़प्पावासी जननी उर्वरा और वनस्पति के रूप में इसकी जो पुष्टि होती है। और फिर इसमें मैंने आपसे कहा हड़प्पा के एक मोहर से सिर के बल पर खड़ी एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई देता है, दे रहा था। यहीं से एक हड़प्पा से ही एक अन्य मोहर से पीपल के 2 शाखाओं के बीच स्त्री के आकृति बनी हुई थी। इससे पुष्टि होती है कि हड़प्पावासी मातृ देवी की उपासना या जननी उपासना जो करते थे, जननी के रूप में, उर्वरा के रूप में और वनस्पति के रूप में करते थे। आगे ऊपर से लिखो, इसी में ऊपर से लिखो, इसको आज खत्म कर लो। लिखो, मोहनजोदड़ो में सिंह वाले एक त्रिमुखी, मोहनजोदड़ो में सिंह वाले एक त्रिमुखी सिंह वाले एक त्रिमुखी 3 मुख वाला पुरुष त्रिमुखी पुरुष
पद्मावत मुद्रा में बैठा हुआ है। त्रिमुखी पुरुष की साक्ष्य कहां मिला है? मोहनजोदड़ो में। वहां जोड़ लेना। वो कैसा बैठा हुआ है? पद्मावत अवस्था में, आसन की अवस्था में बैठा हुआ, और वो सिंहासन पे बैठा पद्मावत मुद्रा में बैठा हुआ है, और वो उसमें उसके नीचे दो सिंगी हिरण की आकृति बनी हुई है। जहां वो बैठा हुआ है, जहां वो बैठा हुआ है उसके नीचे दो सिंगी हिरण की आकृति बनी हुई, मतलब उसी के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके दाएं बाएं भाग में चार पशु या जानवर कह सकते हो है। दाएं भाग में दाएं भाग में देखो कौन कौन बैठा हुआ है। उसके भाग में पद्मावत अभी आकृति में बना दूंगा मैं। जैसे ये आदमी बैठ गया, मान लीजिए ये कोई आदमी है, मुख इसका ये है, और वो इसका गर्दन है और हाथ है, और यहीं पे पद्मावत अवस्था में बैठा हुआ। ये क्या है? हिरण। ये क्या है? हिरण। इसके जो बाएं भाग में, दाएं भाग, ये दाया हो जाएगा कि बाया? दाएं भाग में हाथी और बाघ के चित्र बना हुआ है। इसके दाएं भाग में किसका चित्र बना हुआ है? हाथी। और ये भी पूछ लिया है क्वेश्चन। और बाएं भाग में लिखा है गैंडा और भैंसा का प्रमाण पत्र मिला है, प्रमाण मिला है। गैंडा और प्लस भैंसा। मतलब हड़प्पा के लोग हाथी से भी परिचित थे, बाघ से भी परिचित थे, भैंसा से भी परिचित थे, और गैंडा से भी परिचित शुभ माना गया है। देखिए एक जो पुरुष बैठा हुआ है, ये हो गया आपको दाएं भाग। दाएं भाग में हाथी और बाघ है, और ये हो गया इसका बायां भाग। बायां भाग में गैंडा और भैंसा है। हिरण से परिचित थे ही, ऊंट से परिचित थे ही, कई कई घोड़े का नाल मिला हुआ है, उससे भी परिचित थे लगभग। और इसमें प्रश्न कैसे पूछा है? किस हड़प्पा स्थल से त्रिमुखी पुरुष जो पद्मावत मुद्रा में बैठा हुआ है, किस हड़प्पा स्थल से मिला है? कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये प्रश्न पूछ लेता है गहराई में कि जो मोहनजोदड़ो से त्रिमुखी पुरुष की जो पद्मावत अवस्था में बैठा हुआ है, जो हिरण द्विसिंगी हिरण के चित्र पर बैठा हुआ है, उसके दाएं भाग में कौन कौन से पशु हैं? हाथी और बाघ पूछा है। और उसके बायां भाग में कौन कौन से पुरुष पशु हैं? और या तो कभी कभी पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो में जो त्रिमुखी पुरुष मिला हुआ है, कौन कौन से पशुओं का प्रमाण मिला है? दाया और बाया भाग। तो हाथी, बाघ, गैंडा और तो कितने प्रकार, कभी कभी कितने प्रकार पूछता है? 4। कितने प्रश्न बन गया? 7-8 प्रश्न घुमा घुमा के खूब पूछता है। तो तुम अभी यहीं से रट जाओ। लिखो, मार्शल ने शिव के साक्ष्य के इसको लिखा, जो
योग, पद्मावत माने योग मुद्रा, पद्मावत माने योग मुद्रा। और तब इसको मार्शल ने इसी पद्मावत अवस्था में जो त्रिमुखी पुरुष बैठा हुआ है, इसको संज्ञा क्या दे दीजिए मार्शल? पशुपति शिव, पशुपति शिव लिखो। मार्शल ने इसे पशुपति शिव के नाम से पुकारा। से पुकारा। मार्शल लिखिए क्या? मार्शल ने इसको पशुपति शिव, तो एक पूछ लेता पशुपति शिव का प्रमाण कहाँ मिला? कहाँ मिला? इसका मतलब शिव आदि जो होते हैं उनकी भी पूजा होती थी मोहन हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की भी पूजा में होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई पूछ लेता है कि पशुपति शिव का प्रमाण कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला है? फिर कह दिया, वो कौन कहा कि वो पशुपति शिव है जो त्रिमुखी जो पद्मावत पुरुष जो पद्मावत अवस्था में बैठा हुआ है? तो मार्शल ने कहा। कौन कहा? मार्शल ने कहा। फिर आगे लिखो, ये सारे प्रमाण ये सारे प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में लिंग या योनि पूजा की जानकारी देते हैं। ये सारे प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में लिंग या योनि पूजा का प्रमाण देते हैं। मतलब पुरुषों की भी पूजा होती, देवियों के साथ देवताओं का भी पूजा। किसका निशानी? लिंग योनि का पूजा का किसका निशानी? पशुपति शिव की पूजा। उसके अन्यथा मत लो, अन्यथा मत लो उसको। इसका मतलब पुरुषों का भी पूजा होता था, पुरुषों का भी प्रमाण होता मिला है। हड़प्पावासी या ऐसे हड़प्पावासी पशु की भी पूजा करते थे। हड़प्पावासी पशु की भी पूजा करते थे। जो मुख्य है उसको मैं आपको बता रहा हूं। हड़प्पावासी पशु की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में अर्धनारी अर्धमानव, यहां से लिखो, अर्धमानव अर्धपशु आधा मानव, अर्धमानव आधा सिर मिला हुआ होगा, या अर्धपशु अर्धमानव अर्धपशु आकृति के एक सिंघी बाघ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सिंघी बाघ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लड़ते हुए दिखाई दिया है। पशुओं में कुबड़ वाला बैल, पशुओं में कुबड़ बैल या कुकुद मान वृषभ, कुबड़ बैल या कुकुदमान, ककुदमान बैल को वृषभ भी कहा जाता है, ये जान लीजिए। वृषभ या अंग्रेजी में हम्ड बुल, अभी कुछ भी पूछ सकता है, का प्रमाण मिला है। अब एक पूछ लेता है, देखो सबसे प्रसिद्ध या सबसे लोकप्रिय हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पशु कौन थी? तो कौन थी? कुबड़ वाला बैल। ये प्रश्न हमारे साथ पूछा है, ये जान लेना, तुम्हारे इसमें आएगा। तो सबसे लोकप्रिय पशु कौन था? सबसे प्रचलित पशु कौन था? सबसे प्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल या ककुदमान वृषभ या हम्ड बुल का प्रमाण मिला है, सबसे ज्यादा प्रचलित था। लिखो, मोहनजोदड़ो से तिब्बतीय अलंकरण वाले मोहनजोदड़ो से तिब्बतीय अलंकरण वाले साल ओढ़े एक खंडित पत्थर की साल ओढ़े एक खंडित पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। खंडित पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां मिली है। हड़प्पा वासियों में अग्नि पूजा प्रचलित था। देखो, हड़प्पा वासियों में अग्निकुंड की भी साक्ष्य मिला है। चाहे कालीबंगा हो चाहे लोथल हो, दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अग्नि पूजा प्रचलित था। कैसे हमें जानकारी हो? कहीं प्रमाण तो मिला होगा तब तो। क्या कालीबंगा और लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा और लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के क्या मिले? साक्ष्य। अग्निकुंड पूजा के लिए भी हो सकती है और बलि के लिए भी हो सकती है ना? माँ काली की जो अग्निकुंड होती है वो बलि के लिए भी होता है। तो बलि का भी प्रमाण मिला है। किसका मिला है? तो ये पूजा के लिए भी हो सकती है और बलि के लिए भी काम करती। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका मिली है। अग्नि वेदिका माने कुंड, अग्नि कुंड। कालीबंगा से बलि, कालीबंगा से
साक्ष्य प्राप्त हुई है। कितने? 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो कहाँ? कालीबंगा, ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, जिसमें पशुओं की हड्डी और राख मिले हैं। इस अग्निकुंड में क्या मिला है? जिसमें पशुओं की हड्डी, और राख प्राप्त हुआ, राख मिला। मतलब किसके लिए काम देती थी? बलि के लिए काम देती थी। किसके? अग्निकुंड किसके लिए होता है? बलि भी दिया जाता। देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या किया जाता था? बलि दिया है। बारिश नहीं हो रही है, बारिश ज्यादा हो गई या किसी मान्यता के लिए, तो उसको क्या किया जाता था? बलि दिया जाता था। और कहाँ पे? अग्निकुंड में। मतलब सिद्ध भी किया जाता, पूजा पाठ भी किया जाता था, और क्या किया जाता था? बलि किया जाता था। लिखो, पीपल की, हड़प्पा वासियों वृक्ष और नाग और पीपल की भी पूजा करते थे। वृक्ष और नाग और पीपल की पूजा करते थे। हड़प्पावासी वृक्ष और नाग और पीपल की पूजा करते थे। हड़प्पावासी वृक्ष, नाग व पीपल की पूजा करते थे। वृक्ष, नाग व पीपल की पूजा करते थे। वृक्ष और नाग और पीपल मतलब धर्म कर्म में विश्वास करते। धर्म कर्म में चाहे लिंग पूजा हो, चाहे योनि पूजा हो, पशुपति की पूजा हो, मातृ देवी की पूजा हो, अग्नि, धार्मिक कार्यों के लिए और अपनी बुराइयों से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए 7 अग्निकुंड की साक्ष्य मिला है, जिसमें पशुओं की राख और हड्डी मिली है। कालीबंगा से लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिला हुआ है। वहां पूजा पाठ देवी देवताओं को खुश किया है। इसके मतलब ये परिचित थी। बाघ से, गैंडा से, भैंसा से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो कोबड़ वाला हम बुल थी, उससे प्रचलित थी। कुमुदमान वृषभ से प्रचलित थे। और जननी स्त्रियों को जननी, वनस्पति और उर्वरा की देवी के रूप में पूजते थे सब। और स्त्री पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की इनकी जो है महत्वता थी। इसलिए मातृ प्रधान समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज थी। और जिसकी प्रमाण हमें अन्य अन्य स्थानों से मिलती है। पूजा करने के लिए पुरोहित होते थे। कौन होता था? पुरोहित होते थे। जो मोहनजोदाड़ो में हमें प्राप्त हुआ, पुरोहित को रहने के लिए आवास होता था। तो अग्नि कुंड की साक्ष्य मिली। तो धार्मिक कार्य के लिए जो देवताओं को आह्वान करते थे वो कौन होते थे? पुरोहित। कौन होते थे? पुरोहित होते थे। तो समाज में पुरोहित का भी महत्व रहता। और साथ साथ में मृतकों के अंतिम संस्कार भी होता था। मृतकों का जब मर जाता था उसका अंतिम संस्कार भी होता था, चाहे पूर्ण समाधिकरण हो, चाहे आंशिक समाधिकरण हो, और चाहे दाह संस्कार। तीन प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था।
चाहे दाह संस्कार के माध्यम से, चाहे पूर्ण जो है समाधिकरण के माध्यम से, चाहे आंशिक समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में पूरी तरह से दफना दिया जाता है हिंदू विधि के अनुसार। जब कोई मरता है तो उसका सिर उत्तर की तरफ रख दिया जाता है और पैर कहां रखा जाता है? दक्षिण की तरफ। ये हिंदू विधि में होता है। आंशिक पार्शियन विधि भी समाधान मिला है कि जब कोई मर जाता था और उसके बॉडी को छत पे या खुले स्थान पर रख दिया जाता था, जिससे चील कौवे आदि उसके बॉडी को क्या करे, खा के तृप्त हो जाए। जो बचा हुआ रेस्ट होता था उसको दफना दिया जाता था। ये पारसी धर्म का संकेत करता है। आंशिक समाधान, समाधिकरण। दाह संस्कार में पूरी जला दिया जाता था। दाह संस्कार क्या होता है? बॉडी के लेकर क्या किया जाता? जला दिया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की अंतिम संस्कार भी मिला है। लिखो इसी में हेड नोट में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार, 3 प्रकार के अंतिम संस्कार। 3 प्रकार के अंतिम संस्कार सब तुम्हारे डेली लाइफ से जुड़ा है। तुम देखते हो कोई मर जाता है तो क्या होता है, कोई मर जाता है तो क्या, लेकिन उसको तुमको पहचानना। 3 प्रकार में पूर्ण समाधिकरण, पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार। आज हमारे हिंदू विधि में है दाह संस्कार, है कि नहीं? और ये पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी। सर्वाधिक जो प्रचलित थी वो पूर्ण समाधिकरण थी। सर्वाधिक प्रचलित थी बेटा। इसमें कोई व्यक्ति मर जाता है, मान लो ये व्यक्ति है, इसका ये पाल उधर हो गया। हमको यार आर्टिस्ट नहीं, और हम कलाकार नहीं है, कला बना दें, लेकिन ये आपको समझाने के लिए क्या करेंगे, ये उसकी पैर हो गए बेटा, ठीक है, ये पैर हो गई, ये दोनों हाथ हो गए, है ना? अब ये अब ये मान ले रहे हैं उत्तर, हमेशा उत्तर की तरफ हम ले जाए, ऐसे ना मान। क्या ले रहे हैं? बंद बढ़िया जाता है ऐसे, हमको लगा। चल कोई बात, जैसा बन गया। ये क्या है? उत्तर है। क्या है? और क्या है? पैर क्या है? जब कोई मरता है, जब कोई मरता है तो उसकी पैर को किस तरफ रख दिया जाता है? दक्षिण की तरफ। तो पैर इसकी सिर होता था उत्तर की तरफ और पैर कहां होता था? दक्षिण। ये पूछा कि मरने वालों की पैर और सिर किस दिशा में होता है? तो एकदम कॉमन है, जो तुम्हारे जीवन में घट रही है, जो हम सबके मरना सत्य है, ये तो पता तुम देखे भी होंगे। और जो ये पूर्ण समाधिकरण आता है, आंशिक समाधिकरण में देखो, आंशिक समाधिकरण में
बॉडी को जब मर जाती छालो लिखो ऐसे, मृतक शरीर को खुले स्थानों पे रख दिया जाता था। और चील, बाघ, कौवे या पक्षियों के खाने के बाद, ऐसे लिखो, पक्षियों के खाने के बाद, चील, कौवा, बाघ यही खाते हैं और कौन खाता है ना? पक्षियों के खाने के बाद, अगर बच जाता है, जो अवशेष बच जाता है, बॉडी की जो अवशेष बच जाता है, उसे दफना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता था बेटा? दफना दिया। ये ऐसे लिखो, ये समाधिकरण पार्शियन की ओर, क्रिश्चियन की ओर, पार्शियन विधि को संकेत करता है। पार्शियन दाह संस्कार विधि को संकेत करता है। समझ रहे हैं? ये क्रिश्चियन ही करते हैं। कौन करता है? क्रिश्चियन। ऐसे करते। कोई दिक्कत यहां तक कि पूर्ण समाज में पूरी तरह जला दिया जाता था, दाह संस्कार कर दिया जाता था, पूर्ण दाह संस्कार में। तो पूछ लेता कितने प्रकार की अंतिम संस्कार, कौन से ऐसे अंतिम संस्कार है जो पार्शियन की ओर संकेत करती है? कौन से? आंशिक समाधि, खुले स्थान की बॉडी को छोड़। चौथा, अब आगे देखो कहां कहां समाधान मिला है। डबल युग्म समाधान कालीबंगा और लोथल से मिला है। मिटाओ, नोट में लिखो, युग्म समाधान का साक्ष्य कहां का मिला है? दो जगह से, कालीबंगा और कहां से मिला बेटा? लोथल। कालीबंगा और लोथल, डबल समाधान। कुत्ते के साथ पुरुष, कुत्ते के साथ महिला, पुरुष के साथ महिला। इसके ये लगता है कि सती प्रथा का भी संकेत यहाँ हो सकता है, या लोग अपने पेट जो पालतू जानवर थे उससे बहुत ज्यादा लगाव होता था, इसलिए उसको अपने साथ दफना। तो हम खाली अनुमान लगा जाते हैं कि हो सकता है एक सती प्रथा का भी संकेत। लोथल के यानी रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते के भी दफनाने का साक्ष्य मिला। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला। साक्ष्य प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य मिला।
लोथस के कब्र से बकरी के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बकरी के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल के कब्र से बकरी के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसकी साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बकरी के हड्डी की साक्ष्य प्राप्त। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में बताओ? राजनीतिक संगठन, अगर है राजनीतिक संगठन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा। कहीं भी यहां अगर पढ़ोगे, बिना पढ़े और बिना लिखे कोई पढ़ा नहीं सकता। और यहां जो पढ़ रहे हो, अगर तुम 30% भी अपने अंदर ले ली तो तुम्हारा जो टारगेट एग्जाम है पूरा, अगर पूरी तरह से अभी से अमल कर लिए तो आगे आने वाले प्राचीन इतिहास में आपको लगभग दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। यहीं से समझ ली, कोई अलग प्रकार से जो साक्ष्य मिला वही दर्शा सकता है। प्रमाण को कोई डिलीट नहीं कर सकता। प्रमाण को अपने से मोड़ कर कोई पढ़ा नहीं सकता। प्रमाण जो मिला है प्रमाण वो रहेगा। सब किताब से ही प्रमाण पढ़ाते हैं। अभी तक जब अपठित है, जो पढ़ा ही नहीं गया है, तो प्रमाण तो वही जो किताब में है वही सब पढ़ाएंगे कि अलग अलग पढ़ाएंगे? अपने मन से कोई पढ़ाएगा नहीं। राजनीतिक संगठन, इसको दूसरा बना दो।